जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को फ्रिक्शन के बारे में सब कुछ समझा दिया था। फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस डायरेक्शन में लगता है, उससे किसका लॉस होता है, हाँ या ना। और इसके अलावा मैंने तुम लोगों को कॉज ऑफ फ्रिक्शन भी बताया था और मैंने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी समझा दिया था। अरे भाई याद है कि भूल गए? तो 4 टाइप के फ्रिक्शन, मैंने तुमको 3 टाइप के फ्रिक्शन बताए थे, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। काइनेटिक के अंदर 2 टाइप के फ्रिक्शन और होते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा लगता है, सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक, गलत। स्लाइडिंग, गलत। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे बड़ा है। स्टैटिक तो वो फ्रिक्शन है कि जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही वो भी बढ़ता जा रहा है, पर उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है एफएस मैक्स, वही तो है ना सबसे ज्यादा फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन उससे भी कम होता है, क्योंकि मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तब आपको उसको कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स उतना नहीं लगाना पड़ता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी लिमिटिंग के कंपैरिजन में कम लगता है। ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उस टाइम पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया? आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। देखो ये भी एक तरीके का थ्योरेटिकल टॉपिक ही है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी तुम लोगों को आज ही की क्लास में समझा दूं। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या? पहले तो ये बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है ना? इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू मूव। बस ऑब्जेक्ट जस्ट चलना शुरू कर ही देता है, उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ या ना। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बच्चों, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, जरा सोच के देखो। क्या ये दो ऑब्जेक्ट के वो सरफेस जो कांटेक्ट में है उनकी रफनेस पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द roughness of surface of two objects in contact। जो भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है उनके सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करेगा या नहीं? बच्चों क्या ये एरिया पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है? जरा याद करो, लास्ट क्लास में मैंने मना किया था। तो इसका मतलब ये हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट until normal reaction remains same। जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम रहता है तब तक एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों चेक करो, नॉर्मल रिएक्शन उतना ही होगा जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा। तो अगर हम वेट नहीं बढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं बढ़ेगा, तो फिर एरिया पर ये डिपेंड तब तक नहीं करेगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है जरा चेक करो। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर रखा हुआ है, इसको मैं फोर्स लगाकर इधर खींच रहा हूं, तो बच्चों फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन सरफेस के टेंजेंशियली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हाँ या ना? फ्रिक्शन कहां लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां लगेगा? टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पर भी वो कांटेक्ट में है उसके टेंजेंशियली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स उधर लगा रहे हो तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ गया? यानी लिमिटिंग रिएक्शन
limiting friction acts tangentially at the surface of contact and in the opposite direction of applied force। तो जिस डायरेक्शन में भी आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा। कोई दिक्कत? यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया? और एक बार, लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं? Fs मैक्स। Fs स्टैटिक फ्रिक्शन का ही तो मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई किस पे डिपेंड कर रहा है? सोच के देखो ना, नॉर्मल रिएक्शन पे जो डिपेंड कर रहा है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर। समझ में आ गया? तो आप चेक करो, ये जो इसके अकॉर्डिंग जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, Fs max is directly proportional to normal reaction। बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लगेगा? कोई कांस्टेंट तो लगेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं म्यू एस। क्या बोलते हैं? म्यू एस। म्यू एस का मतलब क्या हो गया? इसके बारे ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, म्यू एस इनटू आर। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, Fs max is equal to mu s into r। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो एक नया टर्म हमको मिला म्यू एस, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, लिमिटिंग हो या स्टैटिक हो, दोनों में ही म्यू एस रहेगा। समझ गए ना? क्योंकि लिमिटिंग और स्टैटिक में वैसे कोई फर्क नहीं है, बस स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग नाम दे दिया गया है। समझ गए ना? तो यह वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाकर एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछ ही लेता है तो आप चेक करो म्यू एस की वैल्यू क्या है? म्यू एस की वैल्यू है Fs max अपॉन r। चेक कर लो, म्यू एस यही रहेगा, तो ये r कहाँ चेक, देखो चेक करो ना, म्यू एस इक्वल टू Fs max अपॉन में r नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। इसका मतलब ऊपर क्या आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं? इट इज मतलब म्यू एस डिफाइंड एज द ratio of limiting friction to normal reaction। समझ में आ गया? तो आपको अभी फिलहाल के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कोई दिक्कत बच्चों? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है? Fs max is equal to mu s into r। चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो देखो स्टैटिक और लिमिटिंग का हमने पढ़ लिया, वो एज अ लिमिटिंग, क्योंकि स्टैटिक और लिमिटिंग में कोई खास फर्क तो है नहीं, तो हमने लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया, उसके अंदर स्टैटिक भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन याद है कि भूल गए? Kinetic friction is a type of friction which comes into play when an object dynamically move on another surface। हाँ या मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन करता क्या है पहले ये बताओ।
काइनेटिक फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट, जो दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को कम करता है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कम कैसे कर सकता है? मान लो जमीन पर गाड़ी चल रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की कम करने का मतलब क्या है? गाड़ी धीरे होगी या धरती चलना बंद हो जाएगी? धरती तो बहुत बड़ी है, समझ में आ रहा है, उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ने ही वाला नहीं है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली गाड़ी ही स्लो होगी ना। और अगर गाड़ी स्लो होगी तब भी दोनों का रिलेटिव मोशन तो कम ही हुआ ना। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड। तो आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको जमीन पीछे जाते हुए दिख रही है, हाँ या ना? यही तो है ना रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो फिर भी कम ही होगी ना जब फ्रिक्शन लगेगा। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन always reduces the relative motion between the two objects। समझ में आ गया? जो दो ऑब्जेक्ट मोशन में है उनके बीच में रिलेटिव मोशन को ये कम कर देता है। अच्छा, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। Kinetic friction has a constant value। ऐसा मत सोचना कि अगर गाड़ी तेज चल रही है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, धीरे चल रही है तो कम फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर गाड़ी तेज चल रही होती और फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता काइनेटिक फ्रिक्शन, तो फिर गाड़ी कभी तेज चलेगी ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, हाँ या ना? पर ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, which depends on the surface। ये भी सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? रफनेस ऑफ सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो सरफेस में आ जाएगा वो चीज, क्लियर हो गया? अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता बच्चों? वेलोसिटी पे। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट depends on the velocity of object। यानी वेलोसिटी बढ़े या घटे काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन इसमें भी तुम्हें एक चीज और याद रखनी है, वेलोसिटी शुड नॉट बी टू हाई और टू लो। बहुत ज्यादा वेलोसिटी और बहुत कम वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं लेनी है। नॉर्मल वेलोसिटी में जो गाड़ियां चलती हैं उसमें अगर देखा जाए तो वेलोसिटी पर काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया? तो वेलोसिटी ज्यादा या कम करने से ऐसा नहीं है कि काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो उतना ही रहेगा कांस्टेंट वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है? नहीं करता। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट, अंटिल नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम। जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा। समझ में आ गया? नॉर्मल रिएक्शन तो मास पे, वेट पे डिपेंड करता है, तो वेट तो बार बार चेंज होगा नहीं, तो फिर आर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी ऑब्वियसली। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर ही डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया? नंबर 5, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों डिपेंड करता किस पे? काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट तो नहीं करता है, करता किस पे? वेट पे, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पे। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ म्यू के। बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते, सॉरी एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एफ के। ये किस पर डिपेंड करता है, सीधा सीधा नॉर्मल रिएक्शन पे। तो यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, म्यू के आर। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला फिलहाल के लिए याद कर लेना है, समझ में आ गया। अब अगर सवाल आता है कि म्यू के क्या है, तो फिलहाल तो देखा जाए तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपने हटाया है। और बोलते हैं इसको है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर कोई पूछे कि इसको डिफाइन करो, तो आप चेक करो बच्चों, म्यू के की वैल्यू क्या है, एफ के अपॉन आर, हाँ या ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं, एफ के अपॉन आर मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो डिफाइन कर लोगे या करके दूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर हो गया, चले आगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो बच्चों, चले आगे। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, छोटा है बड़ा है। बच्चों अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है दैट मींस एफएस मैक्स हमेशा एफके से बड़ा होगा। और एफएस मैक्स का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू आर विच इज ग्रेटर देन म्यू के इंटू आर। बच्चों आर से आर अगर काट दूं तो चेक करो म्यू एस विल बी ग्रेटर देन म्यू के, हाँ या ना। इससे क्या पता लगा आपको, यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना। ऐसी चीजें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं तब बच्चा फंस जाता है या घुमा के पूछ लेता है कि कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is greater than coefficient of kinetic friction। पता नहीं मैंने ये क्यों लिखा, मुझे ये वर्बली बोल देना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो तुम शायद स्किप करते जा रहे हो। लिखते हो ना, इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे नोट डाल के लिखना है। स्पेशली कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा। कोई दिक्कत, चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों नंबर 3, लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। बच्चों ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि चीजों को रोल कराने में इंसानों को बड़ा मजा आता है, हाँ या ना। इंसान सर्कल स्फीयर को लेके हमेशा से फैसिनेटेड रहा है। जैसे कि हमने पहिए की खोज क्यों करी, चीजों को लुढ़कते हुए देखा होगा, तो देखा होगा कि मेहनत कम लग रही है, ये अपने आप भाग रहा है, क्यों ना पहिया बना दे, क्यों ना गाड़ी बना दे। आज भी जब बच्चा छोटा होता है तो उसको खिलौने ऐसे ही दिए जाते हैं जिसमें चीजें घूमती हुई हो, या बच्चा पंखा देखता रहता है घूमते हुए, होता है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसमें, समझ गए ना, कोई चीज रोल कर रही है, फ्रिक्शन तो उस टाइम भी लग रहा है। तो वो फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करेगा। मान लो ये व्हील है और ये इस सरफेस पे चल रहा है। अरे भाई समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, ये इधर की तरफ ऐसे घूम रहा है। अगर ये इधर घूम रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसको एफ आर बोल दूं बच्चों, आर मतलब रोलिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों चेक करो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमेशा की तरह नॉर्मल रिएक्शन पे, हाँ यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन depends on normal reaction।
नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अकेला पहिया थोड़ी ना होगा वहां पे, उसके ऊपर कोई गाड़ी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन देखा जाएगा। यानी एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, कोई दिक्कत? और एक बात बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ व्हील या सर्कल। तो समझ में आया? अरे इसका कुछ रेडियस होगा या नहीं होगा यहां से यहां तक? बोलिए। इस पर भी डिपेंड करता है। कैसे? इनवर्सली, यानी एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब ये हुआ जितना बड़ा रेडियस होगा फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा। हाँ या ना? तो गाड़ी का पहिया जितना बड़ा होगा, याद रखना फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा। कोई दिक्कत? अब बच्चों इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो चेक करो क्या हो जाएगा। एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। हाँ या ना? और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर, आर अपॉन आर। ये क्या हो गया बच्चों? सब जगह आर 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 नजर आ रहा है। कैपिटल आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, स्मॉल आर रेडियस, म्यू आर क्या है? अरे म्यू आर क्या है? अरे म्यू आर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख लोगे, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन लिख लोगे, और लास्ट वाले में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई में ले आगे आर से डिवाइड करके, तो उस तरीके से डिफाइन कर लेना, या इसका फॉर्मूला लिख देना लास्ट में। क्या लिख दोगे? म्यू आर इज इक्वल टू एफ आर इंटू आर बाय आर, आर 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 आर। ओके? अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसको समझने के लिए ध्यान से सुनो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, पहली बात तो फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ के ही समझ में आ गया कि ये इसी टॉपिक से एसोसिएटेड है जो चल रहा है। एंगल से क्या समझ में आ रहा है? एंगल, कोण, कोई भी एंगल दो लाइनों के बीच में बनता है, दो रेज के बीच में बनता है। हाँ या ना? तो बस हमें ये पता लगाना है कि ये एंगल किन दो लाइनों के बीच में या किन दो रेज के बीच में बन रहा है, बस उसी को हम डिफाइन कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो, मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक मासिव ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? इसका कुछ तो वजन होगा, मास। तो अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों? इसका वेट mg। कोई दिक्कत? अगर वेट mg है तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा बच्चों? ऊपर की तरफ, ये हो गया r। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल R से डिनोट करो या कैपिटल N से, कुछ बुक में N से भी डिनोट कर देता है नॉर्मल रिएक्शन को, वो आपकी इच्छा है, जो सुंदर लग रहा है उसको इस्तेमाल करो, पर एक ही यूज करना, चेंज मत करना बार बार। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट मूव करे, क्योंकि टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब आप फोर्स लगाओगे। तो मैंने यहां पर इसके पास इतना फोर्स लगा दिया कि ये जस्ट मोशन में आ गया, कॉन्टिन्यूअस मोशन में नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लगा रहे हैं, इतना फोर्स लगा दिया कि ये जस्ट टेंड्स टू मूव, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। तो बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे नीचे क्या लगेगा? अरे जल्दी बोलो यार, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा ना। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग तो सरफेस पे रहा है, लेकिन मैं इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर दूं बॉडी के सेंटर पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? एफएस मैक्स। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है? तो इस पूरे में कहीं आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन नजर आया? बनाया ही नहीं तो कहां नजर आएगा? और यहां पे वैसे भी चारों एंगल 90 डिग्री के दिख रहे हैं, है ना? अब मुझे एक बात बताओ,
नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है, एफ भी एक फोर्स है, हाँ या ना? यानी ये चारों वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर। तो बच्चों ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला और नॉर्मल रिएक्शन वाला जो फोर्स है, इन दोनों का कहीं रिजल्टेंट तो जा रहा होगा। मतलब हमें सिर्फ किसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे कहीं जा रहा होगा, हाँ या ना? तो ये वाली जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ करी है, ये क्या है बच्चों, जल्दी बोलो, रिजल्टेंट है। और ये किसका रिजल्टेंट है, समझ गए ना? ये रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का, समझ गए? इस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया बच्चों? यहां पर एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसको हटा दो। यहां पर एक एंगल बन रहा है ना, ये मैंने बना दिया थीटा। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? समझ में आ गया? ये बच्चों रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी इस फिगर में यहां पर जो आपको थीटा नजर आ रहा है, वही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है, पहले इतना बताओ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये पक्का एक एंगल होगा। कहां है ये एंगल? ये एंगल हमको नजर आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में, हाँ या ना? कहानी खत्म। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड between resultant of normal reaction and limiting friction and normal reaction। मतलब समझ पा रहे हो ना? इसको तुम्हें एक साथ रीड करना है, यहां से लेकर यहां तक। ये एक ऐसा एंगल है जो किसके बीच में बन रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ये रहा, एंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? पक्का? तो बच्चों थोड़ा इसमें मैथमेटिकल काम करते हैं। इस थीटा का मान लो अगर मैं tan फाइंड करूं, tan थीटा, बच्चों tan थीटा क्या होता है, p बाई बी, p बाई बी। तो बच्चों चेक करो, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, ऐसे और ऐसे, हाँ या ना? तो इस थीटा के हिसाब से अगर मैं इसका tan फाइंड करूं तो ये p हो गया, p परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके, एंड दिस इज fs max। नहीं आया ना समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया tan थीटा निकालोगे ना, तो tan थीटा p बाई बी होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल साइड में बनाओ, देखो ऐसा नजर आएगा आपको। ये थीटा है ना, यहाँ 90 डिग्री बन गया, तो इस हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना? तो tan थीटा इक्वल टू p बाई बी। व्हाट इज p? दिस इज p, एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इस वेक्टर के, दिस इज fs max। कोई दिक्कत? अपॉन b। बच्चों b कौन है, r, ये तो r है ना, नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों मुझे एक और बात बताओ, fs max इक्वल टू म्यू s इंटू आर होता है या नहीं? एक सेकेंड, होता है या नहीं? ये हमने कहां पढ़ा था? ये अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में, हाँ या ना? अरे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में पढ़ा था या नहीं? तो जरा चेक करो, यहां से म्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, fs max बाई r। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो यार? आज जब पढ़ाना शुरू किया था पहला टॉपिक यही था, भूल गए क्या? तो म्यू एस डिफाइन नहीं करा था मैंने, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, रेशियो ऑफ fs max एंड नॉर्मल रिएक्शन, हाँ या ना? तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप क्या कंपेयर कर पा रहे हो? चेक करो, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये वाला पार्ट तो सेम ही है। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला मुझे मिला tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे मिल गई। तो अब आप कॉपी में नोट डाल के लिख लेना नीचे, मैं साइड में लिख रहा हूं, क्या लिखोगे? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं आया समझ में? अरे इसको वर्ड्स में लिखना है खाली। अच्छा ठीक है, लिख ही देता हूं, तुम लोग पता नहीं क्या ही करते रहते हो। टेंजेंट यानी tan ऑफ थीटा मतलब कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके इक्वल है? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? लिख लोगे? ये याद भी कर लेना, अगर ये आ गया ना तो तुम्हें ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और ये आप तभी डिफाइन कर पाओगे जब आप ये फिगर बना पाओगे। अगर पहले डेफिनेशन रटोगे कभी याद नहीं होगी, फिगर बना के समझोगे तो आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे, पक्का? बच्चों मुझे इसके बाद तुम्हें एंगल ऑफ रिपोज भी समझाना था, परंतु समय की कमी के कारण हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।